Hello students, welcome to the online classes organized by SCM Children Academy, Haldor. I am Parul Chauhan, your biology teacher at SCM. Today we will study the first chapter of biology, that is life processes. Right? So before going ahead, we will study some terms related to life. Right? So in previous class you have studied about living things, non-living things, right? But here one new term I have added, that is dead. See here, dead. I have added dead here. So first of all, living things. What are living things? The things which perform life processes. The things which perform life processes are called living things, right? For example, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. आप सभी को पता है कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. और लाइफ प्रोसेस कौन से होते हैं? मूवमेंट, ग्रोथ, ये सभी किस टाइप के प्रोसेस हैं? लाइफ प्रोसेस हैं. ब्रीदिंग, इनहेल करना, एक्सहेल करना गैसेस को, राइट? और उसके अलावा और क्या क्या आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं? एक्सक्रीशन है, ठीक है? तो ये सारे आपके लाइफ प्रोसेस हैं. और जो भी थिंग्स इस टाइप के लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं? लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में रखते हैं. नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स. तो हम कह सकते हैं ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, और वी कैन से द थिंग्स दैट डू नॉट परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल्स, मेटल्स, ग्लास, राइट? नाउ व्हाट आर डेड? So, dead are those things that are initially alive and after some time they die due to some reason, or they must have completed their life span. राइट? मीन्स डेड कौन सी थिंग्स होती हैं? जो पहले अलाइव थी और कुछ टाइम बाद वो डाई हो गई, एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन के बाद वो डेड हो जाती हैं. वो किस कैटेगरी में आती हैं? डेड. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, एक्सेट्रा. आप कहेंगे कि टेबल और चेयर को तो हमने अभी तक नॉन लिविंग थिंग्स में पढ़ा है, लेकिन टेबल और चेयर यानी जितने भी वुडन फर्नीचर हैं वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? डेड. क्यों? क्योंकि जो वुडन मटेरियल है ये किससे बना है? वुड से बना है. और वुड हमें किससे मिलती है? प्लांट्स से मिलती है, राइट? तो प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं? लिविंग थिंग्स. यानी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या थे? वो अलाइव थे, और आफ्टर सम टाइम वो क्या हुए? डेड हुए, और उनकी ही वुड से हमने ये फर्नीचर तैयार किया. तो इसीलिए जितने भी वुडन मटीरियल हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? डेड में, राइट? Now move to the next slide. Now in the previous slide I have taken a word life span. What is life span? So time is time between birth to natural death of an organism is called its life span. Means what? एक टाइम बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे हम लाइफ स्पेन कहते हैं. और ये डेथ जो है वो नेचुरल डेथ होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी और ने किसी वजह से मर गया है बीच किसी टाइम पे, तो वो लाइफ स्पेन नहीं कहलाता. लाइफ स्पेन क्या होता है? बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ तक के बीच का टाइम होता है उसे हम कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन, राइट? नाउ अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक डॉग और ह्यूमन और काउ आर स्लीपिंग, आर दे नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म एट दैट टाइम? मीन्स अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सो रहा है तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस समय पे नहीं कहलाएगा जब वो सो रहा है, राइट? तो बताइए आपको क्या लगता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सो रहा है तो उस समय आप उसे क्या समझेंगे? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या डेड की कैटेगरी में हम उसे डाल देंगे उस समय के लिए? सिंपल. आपको पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइन करने के लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मूवमेंट हैं, ग्रोथ हैं, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म टू identify whether it is living or alive or dead, right? So these are very common characteristics. What? Growth and movement, right? At the time of an organism sleeping, it must not be doing any movement or growth, right? So how will you identify whether it is living organism or non-living organism, right? So it means we have also some characteristics to identify whether anything is alive or dead. वो characteristics कौन सी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी थिंग alive है या dead है,
ठीक है, ह्यूमन बीइंग का आपको पता है हम ब्रीदिंग करते हैं, हम स्लीपिंग मोड में हो तब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, यानी गैसेस का इनहेलिंग और एक्सहेलिंग हमारे थ्रू होता रहता है 24 आवर्स। तो इसका मतलब ये ब्रीदिंग जो है वो एक क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी थिंग जो है वो अलाइव है या डेड है, राइट। यानी ब्रीदिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू आइडेंटिफाई वेदर एन organism is alive or dead, right? Now what about plants? अब प्लांट्स के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि प्लांट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? प्लांट्स तो आपको ब्रीथ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई थिंग अलाइव है या डेड है। तो प्लांट्स के बारे में आप कैसे बताएंगे? सिंपल, हम देखते हैं कि द प्लांट्स विच आर ग्रीन वी से दैट दिस इज अलाइव, एंड द प्लांट्स विच आर ब्राउन और गॉट ब्लैक इन कलर वी से दैट दिस इज डेड, राइट। अगर प्लांट ग्रीन है तो हम कहते हैं कि वो अलाइव है, और अगर वो ब्राउन या ब्लैक हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो डेड हो गया है, राइट। लेकिन वॉट अबाउट इफ द नेचुरल कलर ऑफ लीफ इज अदर देन ग्रीन? अब हम उन प्लांट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिनका नेचुरल कलर ही अदर देन ग्रीन होगा? फिर हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्लांट अलाइव है या नहीं है? ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। आपने देखे होंगे बहुत से प्लांट्स होते हैं, पर्पल कलर होता है, येलो कलर होता है, उन प्लांट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अलाइव है या नहीं है, राइट। तो इसके लिए सिंपल है, हम मूवमेंट के थ्रू या हम ग्रोथ के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्लांट अलाइव है या नहीं है। अब आपने देखा होगा कोई भी जो प्लांट है वो, सपोज कीजिए दिस इज अ प्लांट, राइट, और ये रूट, दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट। व्हाट इज दिस? दिस इज स्टेम एंड लीफ, राइट, एंड लीफ ऑफ द प्लांट। नाउ प्लांट की रूट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, प्लांट का जो अपर साइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, राइट, और प्लांट चारों डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, राइट। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्लांट केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, वो उसकी ब्रांचेस भी इधर लेफ्ट राइट डायरेक्शन में ग्रोथ करती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में, और रूट है नीचे तो रूट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करती हैं। क्लियर? तो इसका मतलब प्लांट्स में हम कैसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम जब उसमें मूव यानी ग्रोथ देखेंगे तो हम वी कैन से दैट इट इज अलाइव, राइट। नेक्स्ट, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? what is molecular movement? Molecular movement means cellular movement, the movement at a very small scale. हमारी बॉडी में जितने भी वर्क हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, वो सेल्यूलर बेसिस पे हो रहे हैं, यानी सेल बहुत ही छोटे छोटे स्केल्स पर हो रहे हैं, छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स पर हो रहे हैं। या प्लांट में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी ग्रोथ हो रही है, वो बहुत ही स्मॉलर स्केल पे हो रही है, तभी वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज, राइट। हम उन्हें कॉमन आइज से, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं क्या ये नेसेसरी है लाइफ के लिए? यस, ऑफ कोर्स दीज आर नेसेसरी। अगर ये छोटे छोटे मूवमेंट नहीं होंगे तो ग्रोथ नहीं करेंगे। सारे जितने भी प्रोसेस हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारे सेल्यूलर लेवल पे यानी बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल या स्मॉल लेवल पे सब परफॉर्म होते हैं। तो अगर वो एक भी प्रोसेस रुक जाएगा तो वो क्या होगा, हार्मफुल होगा हमारी बॉडी के लिए। और धीरे धीरे अगर ये मूवमेंट बंद हो जाएंगे किसी वजह से तो हमारी बॉडी डेड हो जाएगी, सिंपल। तो दीज मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर नेसेसरी फॉर लाइफ, राइट। नेक्स्ट इज वायरस इज अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मूवमेंट होता है, ग्रोथ होती है, ब्रीदिंग होती है। क्लियर? नाउ वायरस एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो हम अभी तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि वायरस के पास उस सेल होती हैं, वायरस हैज़ सेल बट इट डज नॉट कंटेन सेल वॉल, राइट। वायरस हैज़, देखिए यहाँ है भी कि वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। वायरस तब तक कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करता है जब तक वो अलोन है, ठीक है। लेकिन जब वो किसी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है, किसी बॉडी में पहुंच जाता है तो वो तब अपना मूवमेंट दिखाता है। वो हमारी बॉडी को इम्पेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, बैडली अफेक्ट करता है। क्लियर? तो इसका मतलब वायरस कहीं ना कहीं अलाइव है क्योंकि उसने हमारी बॉडी को, हमारी सेल को अफेक्ट किया है।
क्लियर है। और जब वो सिंगल है तब वो कोई मूवमेंट नहीं शो करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो अलाइव नहीं है, क्योंकि इट डजेंट शो एनी movement, right? Simple. And second thing is कि virus has everything on cellular level but it does not has cell wall. वायरस के पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल होता है लेकिन सेल वॉल नहीं होती है। जो वायरस के अंदर, ये देखिए हमारा, ये सपोज कीजिए एक वायरस है, तो इसके पास सेलुलर लेवल पे सेल है पर इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं है। जबकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इट मस्ट बी अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल, राइट। अगर हम किसी को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं तो इट मस्ट बी एटलीस्ट सिंगल मॉलिक्यूलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इट मस्ट हैव सेल वॉल, राइट। अब अगर वायरस के पास सेल वॉल नहीं है तो ये अपना जो लाइफ प्रोसेस है वो कैसे करता है? तो जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस में वो क्या है? प्रोटीन है। और इसी प्रोटीन की हेल्प से जो वायरस है वो अपनी सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल इट्स फूड प्रिपरेशन एंड अदर जो भी उसके वर्क हैं, जो भी लाइफ प्रोसेस हैं, एक्सक्रीशन है, फूड प्रिपरेशन है, ये सभी वो किसके थ्रू करता है? प्रोटीन के थ्रू। ये हमारा इस वायरस के अंदर प्रोटीन होता है और इसी के थ्रू ये क्या करता है? अपनी लाइफ प्रोसेस को करता है। क्लियर? तो चूंकि सेल वॉल नहीं होती है और ये तभी अफेक्ट करता है जब ये किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल पर इम्पेक्ट इंसर्ट हो जाता है, तभी ये अपना मूवमेंट शो करता है। तो इसीलिए हम इसको ट्रूली अलाइव नहीं कह सकते हैं और हम इसको नॉन लिविंग थिंग भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इम्पेक्ट तो दिखा रहा है लेकिन जब किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर वो पहुंच जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज Why are molecular movements needed for life? अब मैंने अभी आपको क्लियर किया था सबसे पहले कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते क्या हैं। मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते हैं, जैसे बहुत ही मैंने आपको बताया कि स्मॉल स्केल पे जो भी वर्क हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट, राइट। फॉर एग्जांपल हम ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं? लंग्स की हेल्प से हमारी ब्रीदिंग होती है। इस लंग्स में भी बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। वो गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करने के काम करती है। क्लियर है? तो वो हमारा क्या हुआ? सेल्यूलर लेवल पे, बहुत ही स्मॉल स्केल पे वो वर्क होता है। तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट, अगर एक भी मूवमेंट आपका रुक जाता है तो वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे? डैमेज करेंगे, जिससे बॉडी क्या हो सकती है? डेड हो सकती है। तो लिखा भी है कि ऑल द प्रोसेस इन आवर बॉडी अकर एट मॉलिक्यूलर लेवल। जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं वो किस पे होते हैं? हमारी बॉडी में सेल मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं। ठीक है? तो अब देखिए हम पढ़ चुके हैं ये बात कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्चुअली में बना कैसे है। ठीक है? हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी प्रोसेस होते हैं वो सेल्यूलर लेवल पे होते हैं। तो हम पढ़ते हैं, देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बनता कैसे है। ठीक है? सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सिंगल, आपने पढ़ा भी है कि सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्लियर? सेल का जब ग्रुप बनता है तो वो क्या फॉर्म करता है? एक टिश्यू फॉर्म करता है। क्लियर? देन टिश्यू से एक टिश्यू सिस्टम बनता है, उस टिश्यू सिस्टम से ही क्या हमारा ऑर्गन बनता है। क्लियर? देन ऑर्गन्स, अब आपको पता है कि जब हम ह्यूमन बीइंग या जो भी बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, राइट। हम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो है वो सारे काम केवल एक सेल नहीं कर रही है। हमारे यहाँ हमारी बॉडी में हर काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं। तो तभी ये आप देखिए, पहले सेल हुई, सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बना, सिस्टम से ऑर्गन बना, हर काम के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना है। हमारी बॉडी में हर काम के लिए एक ऑर्गन बना है। क्लियर है? फिर ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना और उस पूरे ऑर्गन सिस्टम को, हर ऑर्गन को अगर हम असेंबल कर दें तो एक क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना। क्लियर है? तो सेल का आपने पढ़ा है कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम इसे कहते हैं। ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ सेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ये सब आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पर यहाँ सेल का जिक्र हमने क्यों किया? क्योंकि हम बार बार ये बात पढ़ रहे हैं कि जो भी हमारे मॉलिक्यूलर फंक्शंस होते हैं, जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो सेल्यूलर लेवल पे होते हैं। तो सेल्यूलर लेवल पे होने का मतलब क्या है कि वो सेल के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है? सेल के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? यानी सिंगल छोटी छोटी सेल्स मिलके एक ऑर्गन बनाया, तो वो ऑर्गन, एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है एक पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए बना है। क्लियर?
नाउ मेटाबॉलिज्म। अब जो हमारे मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का टूटना या किसी भी चीज़ का बनना, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। टूटने से यानी किसी भी, अब हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारे क्या होता है, फूड बनता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, हम किसी भी फॉर्म में फूड एक्सेप्ट करते हैं, मतलब फूड एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उस ब्रेक डाउन होने से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, यानी किसी चीज़ का टूटना और किसी चीज़ का बनना। बॉडी में दोनों चीज़ें होती रहती हैं, फूड का टूटना हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो जहाँ पे ज़रूरत हो रही है वहाँ कुछ बन भी रहा है। क्लियर है। तो ये मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जिसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या है वो दो कैटेगरीज, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, राइट। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब जो मैंने अभी बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ एनीथिंग लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च। ये किस चीज़ में ब्रेक डाउन होते हैं, ये आपके फूड जो है आपका वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होता है, और वो स्मॉल यूनिट्स एटीपी एडीपी के रूप में हमें क्या कहती हैं, एनर्जी देती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, इसको हम मेकिंग प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़कर कोई एक थर्ड चीज़ बनाती हैं। क्लियर है। तो ये मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना या किसी भी चीज़ का बनना, उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस इन आवर बॉडी अकर एट सेल्यूलर लेवल। बार बार ये चीज़ रिपीट की जा रही है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं वो किस पर होते हैं, सेल्यूलर लेवल पे, बहुत ही स्मॉल लेवल पे होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब हमने पढ़ा कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के थ्रू हमारी बॉडी में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को प्रोवाइड करवा के, कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू हम उस चीज़ को, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी की हमने दे दी, इस तरीके से मेंटेनेंस चलता रहता है। कोई चीज़ टूट गई है तो उसे जोड़ के एक नई थर्ड चीज़ बना दी जाती है, उसके थ्रू हम रिपेयरिंग भी चलती रहती है। क्लियर है। यानी जो पूरा मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है ये हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, और अगर ये चल रहा है तभी वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, वी आर इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये मेंटेनेंस या ये रिपेयरिंग बंद हो जाती है तो वी विल बी इन द कैटेगरी ऑफ डेड, राइट। नेक्स्ट इज, अब हम आते हैं लाइफ प्रोसेस पे। लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस किन्हें कहते हैं, वो बेसिक फंक्शंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने पड़ते हैं, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं, लगातार परफॉर्म हो रहे हैं एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, वो क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं। ब्रीदिंग है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं। तो इन प्रोसेस को हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को अर्थ पे मेंटेन कर सकें। क्लियर है। तो लाइफ प्रोसेस क्या हुए कि वो बेसिक फंक्शंस जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ को मेंटेन किए हुए हैं अर्थ पे, क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं, राइट। और लाइफ प्रोसेस कौन कौन से हम यहाँ पढ़ेंगे, देखिए न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि फूड को एब्जॉर्ब करना। रेस्पिरेशन का मतलब एक्सहेलन और इनहेलिंग और एक्सहेलिंग द गैसेस, राइट, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो फूड या कुछ भी हम एब्जॉर्ब करते हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्या कहलाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिन है, यूरिक एसिड है, इसको बॉडी से, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत अच्छा सा चैप्टर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपने बायोलॉजी में। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का फिलहाल आप इतना मतलब समझ लीजिए कि जो हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शंस होते हैं जिनके थ्रू, जैसे आपने सिंपल है, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मूवमेंट का है एक्चुअली, और इसमें ही आप कंट्रोलर और कोऑर्डिनेशन भी पढ़ लेंगे। सनफ्लावर के बारे में आपने सुना होगा। जो सनफ्लावर है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जिधर जिधर सूरज जो सन है वो मूव करता है, उधर उधर सनफ्लावर अपना मूव करता जाता है। उसका जो फेस है सन का, सनफ्लावर का, वो उधर मूव करता है सन की डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये क्या हुआ कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को देखकर, सन क्या हुआ, एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई हुआ, किसके लिए, सनफ्लावर के लिए। तो सनफ्लावर उधर उधर मूव करेगा, यानी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस को देख के वो क्या कर रहा है, अपने आप को कोऑर्डिनेट कर रहा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है सनफ्लावर, राइट। उससे एनर्जी लेता है, वो सन से एनर्जी लेता है। तो क्या हुआ कि यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्ड करना क्या होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है।
क्लियर. नेक्स्ट ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मीन्स डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलप करना, ग्रोथ करना, किसी भी चीज़ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना. क्लियर, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ. Right, so life process we will study these topics. Nutrition, respiration are big topics in itself, so we will study this topic in next slide. Right, thanks.